हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो टोटली रेस्क्यू 1122 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट रेस्क्यू 1122 की रिक्रूटमेंट में एक अहम किरदार अदा करता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में हर रिक्रूटमेंट में जब भी किसी पोस्ट पे भर्ती होती है रेस्क्यू 1122 में, तो 60% कैंडिडेट्स साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना नहीं आता। हालांकि इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं है इसलिए बहुत से कैंडिडेट्स साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को आपको समझाया जा सके। सबसे पहले आपको बताते चले कि रेस्क्यू 1122 में किन किन सीट्स के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ड्राइवर्स के लिए, जिन्हें एलटीवी कहा जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में डेजिग्नेशन ड्राइवर है और रेस्क्यू 1122 में ड्राइवर्स को एलटीवी कहा जाता है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी, डर्ट रेस्क्यूअर्स डीआरस, फायर रेस्क्यूअर्स एफआर, लीड फायर रेस्क्यूअर एलएफआर, शिफ्ट इंचार्ज एसआई, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट स्टेशन कोऑर्डिनेटर एससी, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आरएसओ। वीवर, इसके अलावा भी रेस्क्यू 1122 में जो भी सीट्स मुनक्किद होती हैं, तकरीबन तमाम सीट्स के लिए ये टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है मुनक्किद किया जाता है। आपने किसी भी सीट के लिए टेस्ट देना है तो आपको ये इम्तिहान साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर पास करना होगा। अगर आपके रिटन टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं लेकिन आप साइकोमेट्रिक में फेल हो जाते हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। चलते हैं साइकोमेट्रिक के बारे में देखते हैं ये है क्या चीज। व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट? साइकोमेट्रिक टेस्ट या नफ्सियाती इम्तिहान, साइकोमेट्रिक टेस्ट को उर्दू में नफ्सियाती इम्तिहान कहा जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपकी तबीयत, मजाज, सोचने समझने की सलाहियत को परखा जाता है। इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि आप मुतलका पोस्ट या आसामी के लिए मौजू हैं या नहीं। इस टेस्ट का एक मकसद यह भी होता है कि आपको परखा जाए कि आप मुस्बत सोचते हैं या मनफी। आपकी सोच का मेयार देखा जाता है। इन सब के साथ साथ आपकी राइटिंग पावर और कुव्वत फैसला को भी परखा जाता है कि आप में लिखने की सलाहियत कितनी है और फैसला करने की सलाहियत आप में कितनी है। मुख्तसर आपकी शख्सियत के बारे में हर पहलू को बारीक बीनी से परखना नफ्सियाती इम्तिहान कहलाता है। इस टेस्ट के जरिए अंदाजा लगाया जाता है कि जिस शख्स को हम मुतलका पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, ये दिमागी तौर पे ठीक है, आया कि ये कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं है। ये तमाम चीजें साइकोमेट्रिक टेस्ट में जांची जाती हैं। वीवर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट रेस्क्यू 1122 में मुनक्किद होता है और इसमें 5 किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस वर्ड को, इस लफ्ज को देखते ही आपके जहन में जो लफ्ज आता है उसको आप तहलील करें। दूसरे नंबर पे है वर्ड टू सेंटेंस क्वेश्चन। आपने अल्फाज से फिकरात बनाने हैं। तीसरे नंबर पे है एग्री डिसएग्री क्वेश्चन। आपको एक फिकरा दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप एग्री हैं या डिसएग्री। चौथे नंबर पे है कंप्लीट द सेंटेंस। आपने फिकरात को मुकम्मल करना है। 5वें नंबर पे है पिक्टोग्राफी डिस्कशन। आपको एक तस्वीर दी जाएगी, आपने उसके बारे में अपने व्यूज देने हैं।
अब आगे चलते हैं व्यूअर्स, वन बाय वन आपको इन पांचों स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि इन पांचों स्टेप्स में किस किस्म के वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, किस किस्म की पिक्चर्स आएंगी और आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। जी व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस। आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, इस लफ्ज को देखते ही जो लफ्ज आपके जेहन में आएगा आपने वो लफ्ज वहां तहरीर करना होगा। पेपर में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो ये होगी कि इस लफ्ज को देखते ही आपके जहन में जो लफ्ज आता है उसे तहरीर करें। लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंट्री एक वर्ड दिया गया है, आपने किसी भी सूरत में कंट्री को देखते ही आपके जहन में जो लफ्ज आए, वर्ड आए, उसको नहीं तहरीर करना। आपने पहले सोचना है। आपने जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में जवाबात देने हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान को जेहन में रखना है। अपने आप को आपने मुहिब्बे वतन शो करना है इस पेपर में। उसके बाद आपने शो करना है कि आपके दिल में हमदर्दी है इंसानियत के लिए। अपने आप को मुहिब्बे वतन, इंसानियत के लिए हमदर्दी रखने वाला, मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला इंसान अपने आप को इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शो करना है। लफ्ज कंट्री को देख के आपने रुकना है, सोचना है। सोचने के बाद आपने लिखना है कंट्री, एक मुल्क का नाम है, कंट्री के आगे आपने पाकिस्तान लिख दिया। कंट्री का मतलब है मुल्क, आगे आपने पाकिस्तान लिख देना है कि आपके ज़हन में कंट्री को देखते ही जो लफ्ज आया है वो पाकिस्तान है। ये आपकी मुस्बत सोच को जाहिर करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फायर, आग। आग, इसको देखते ही आपने सोचना है। सोच के उससे मिलता जुलता लफ्ज जो है, जो आपका पॉजिटिव थिंकिंग को शो करे, वो लिखना है। फायर के आगे आपने लिख दिया केमिकल रिएक्शन, कि आग जो है ये एक कीमियाई अमल है। वीवर्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रही हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए जा रहे हैं, पेपर में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है जास्मीन। जास्मीन के आगे आप फ्लावर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है नेशनल फ्लावर, कि जास्मीन जो है ये पाकिस्तान का कौमी फूल है। उसके बाद है अहमद। अहमद के आगे मैंने नेम लिख दिया कि अहमद एक नाम है। वीवर्स, इस तरह मुख्तलिफ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को देख के आपने सेकंड वर्ड लिखना है। उसका जवाब आपने, उस वर्ड का जवाब, उस लफ्ज का जवाब आपने दूसरे लफ्ज में ही देना है। ये पहली स्टेज थी। और यहां पे एक चीज और नोट कर लें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो रेस्क्यू में मुनक्किद होता है, इसके किसी किस्म के मार्क्स नहीं होते। इसको सिर्फ देखा जाता है। इसकी स्टेजेस हैं। जो शख्स, जो कैंडिडेट उस स्टेजेस को क्रॉस करता है, टच करता है, वो ही आगे इंटरव्यू के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। जो उस स्टेज तक अपने आप को क्लियर नहीं करवाता वो फिर फेल कंसिडर होता है। इस टेस्ट के किसी किस्म के मार्क्स नहीं होते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। जी व्यूअर्स, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपको एक लफ्ज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस लफ्ज को, इस वर्ड को अपने सेंटेंसेस में, अपने फिक्रात में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे लफ्ज दिया गया है लव। यहां पे आप इसको देख के आप अपने फिक्रात में इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्बत जवाब दें। आपने किसी किस्म का नेगेटिव पहलू इसमें नहीं राइट करना, किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज इसमें बात नहीं लिखनी। लव के आगे आप लिख सकते हैं आई लव पाकिस्तान, या आई लव माई मदर, आई लव माई फैमिली, आई लव माई कंट्री। इस किस्म का कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वार, जंग। अगर आपको ये वर्ड दिया जाता है वार, तो आपने इसके बारे में इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करनी है। इसको इस तरीके से आपने लिखना है कि जंग जो है वो अच्छी चीज नहीं है। वार्स डिस्ट्रक्ट द नेशंस, जंगें कौमों को तबाह कर देती हैं। यानी कि जब आप ये फिक्रा लिखेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप जंगो जदल को पसंद नहीं करते। रेस्क्यू 1122 एक पुरअमन अदारा है। इसमें उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो मस्बत सोच रखते हैं और इंसानियत की
खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हेल्प। अगर आपको हेल्प का वर्ड दिया जाता है तो आप इससे आगे हेल्प से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। आई वांट टू हेल्प द नीडी पर्सन, मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता हूं। उसके बाद है फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स आर एसेट्स, अच्छे दोस्त जो हैं वो सरमाया होते हैं। अब आपने फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपकी सोशल गैदरिंग है, आपका एक सोशल नेटवर्क है। जो शख्स नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद होता है उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव नो फ्रेंड्स, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती मरीज हैं। आप एक मुआशरे में रहते हुए आप में वो सलाहियत नहीं है कि आप लोगों में घुल मिल सकें, किसी से फ्रेंडशिप कर सकें या किसी के फ्रेंड बन सकें। आप में सोशल इंटरेक्शन नहीं है, आप मुआशरे में अच्छे तरीके से जिंदगी नहीं गुजार रहे। इसलिए आपने पॉजिटिव आंसर देना है। और ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। आप मुख्तलिफ अल्फाज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी वर्ड आपको पेपर में दिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेज की तरफ। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड किया जाता है। जी व्यूअर्स, तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो एग्री और डिसएग्री के बारे में होंगे। एग्री मुत्तफिक होना, डिसएग्री गैर मुत्तफिक होना। आपको एक फिक्रा दिया जाएगा और उसके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपने किसी एक के दायरे में रंग भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिक्रा दिया जाता है मैं अक्सर बेचैनी महसूस करता हूं, तो जो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपने इसमें से जो सूटेबल हो उसमें कलर फिल करना है। अब आप यहां पे डिसाइड कैसे करेंगे कि इसमें सही कौन सा है। मैं अक्सर बेचैनी महसूस करता हूं, अगर आप इसको एग्री पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पे इस काबिल नहीं है कि आपको इस पोस्ट के लिए हायर किया जा सके, आप किसी साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, तो आप इसे डिसएग्री को टिक करेंगे। और यहां पे आप किसी भी सूरत में स्ट्रांगली डिसएग्री को क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि बाज औकात इंसान बेचैनी महसूस कर भी सकता है, लेकिन आपने ये जो फिक्रा इसको समझे कि मैं अक्सर बेचैनी महसूस करता हूं। इसका मतलब है कि आपके साथ किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आपको घर में कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दोस्तों से गपशप लगाता हूं। ये एक पॉजिटिव चीज है, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ गपशप लगाना। इसका मतलब है कि आपका एक सोशल नेटवर्क है, आप नफ्सियाती तौर पे किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मुझे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने से डर लगता है। व्यूअर्स, ये ऊंची जगहों से, पानी से, आग से डर लगना ये एक फोबिया है और ये खौफ जो है ये इंसान को बहुत पीछे ले जाता है। और रेस्क्यू 1122 जो है ये लोगों की मदद करने वाला अदारा है और इसमें तो अक्सर औकात आपको बिल्डिंग्स पे भी चढ़ना पड़ेगा, आपको पानी में भी छलांग लगाना पड़ेगी लोगों की जान बचाने के लिए, आपको फायर फाइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए रेस्क्यू 1122 में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो किसी किस्म के फोबिया का शिकार हो। आपने इसको डिसएग्री करना है। उसके बाद है मैं अक्सर बैठे बैठे पांव हिलाता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने डिसएग्री को क्लिक करना है क्योंकि पागलपन की बहुत सी इकसाम है जिसमें पांव हिलाना भी पागलपन की एक किस्म काउंट की जाती है। जी व्यूअर जी, आपको मुख्तसर बताया है कि आपने किस तरीके से एग्री और डिसएग्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने अपने आप को इन क्वेश्चंस में सोशल शो करना है, पॉजिटिव आपने जितने भी आंसर देने हैं पॉजिटिव देने हैं। इसके अलावा आपको मजीद इसकी चंद क्वेश्चंस की चंद फिक्रात की प्रैक्टिस करवाते हैं। जी व्यूअर, जिस किस्म के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे
जिसमें आपसे एग्री डिसएग्री के बारे में पूछा जाएगा। एग्री को उर्दू में मुत्तफिक कहते हैं, डिसएग्री को मुत्तफिक ना होना, गैर मुत्तफिक कहा जाता है, और स्ट्रांगली एग्री को बिल्कुल मुत्तफिक हूं, और स्ट्रांगली डिसएग्री को बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। ये उर्दू में है। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि साहब का जितने भी पेपर्स हुए हैं ईएमटी के, उनमें एक बार सिर्फ उर्दू में पेपर आया, उसके अलावा तमाम पेपर्स इंग्लिश में मुनक्किद हुए हैं। आपको एक फिक्रा दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे, मजमूई तौर पर मैं अपने आप से मुतमईन हूं। आपने इसका जवाब देना है मुत्तफिक हूं, कि ठीक है, ये इबारत बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां पे लिखते हैं कि मुत्तफिक नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पे किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं। उसके बाद आपको सेंटेंस दिया जा सकता है, बाज़ औक़ात मैं सोचती हूं कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कि मैं बाज़ औक़ात मैं ऐसा सोचती हूं कि मुझ में कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर आप इसको मुत्तफिक पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पे ठीक नहीं हैं, आप साइकोमेट्रिक आपको प्रॉब्लम है, आप नफ्सियाती मरीज हैं। इसलिए आप अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा है, तो आपने अपने आप को ग्रूमिंग पर्सनैलिटी शो करना है कि आप एक मुआशरे में एक अच्छे शहरी के हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप अपने आप से मुत्तफिक हैं। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूं कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आपने इसे टिक करना है बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, कि मैं इस सेंटेंस से जो इबारत दी गई है इस इबारत से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। तीसरे नंबर पे है, मैं महसूस करता हूं कि मुझ में काफ़ी हद तक अच्छी खुसूसियात हैं। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि अगर आप यहाँ मुत्तफिक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन ये सोचेगा कि ये कह लो कि तारीफ को पसंद करता है, तो आपने इसमें मुत्तफिक नहीं हूं पे क्लिक नहीं करना, आपने अपने आप को मुत्तफिक हूं ही शो करना है, अपने आप को पॉजिटिव आपने शो करना है। उसके बाद है, मैं दूसरे लोगों जितना बेहतरीन काम करने की काबिलियत रखता हूं, आपने मुत्तफिक पे क्लिक करना है। इसके अलावा चंद फिक्रात आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये तमाम फिक्रात ज़हन में रखें और इन फिक्रात को ज़हन में रखते हुए आपने पेपर को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। जी व्यूअर्स, इसके बाद चौथे नंबर पे जो सवाल पूछा जाएगा पेपर में आएगा वो होगा कि कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपको नामुकम्मल फिक्रात दिए जाएंगे और आपने इन फिक्रात को मुनासिब मुस्बत अल्फाज के साथ मुकम्मल करना होगा। अब वो फिक्रात किस किस्म के होंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे सामने चंद नामुकम्मल फिक्रात मौजूद हैं जो रेस्क्यू 1122 के साइकोमेट्रिक टेस्ट में आ सकते हैं। ये एक फिक्रा दिया जाएगा आपको, मेरे वालिद ने एक बार, सिर्फ इतना फिक्रा लिखा होगा। आगे खाली जगह में आपने लिखना है, बहुत बड़ा सांप मारा, या यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे वालिद ने एक बार हमें लाहौर विजिट करवाया, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए यहां पे लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव लिखें। उसके बाद आपको फिक्रा दिया जाएगा कि जान बचाने की, ये फिक्रा होगा, खातिर पीछे हटो, आपने फिक्रे को कंप्लीट करना है। उसके बाद है, सबसे पहले उसने, पेपर में एग्जाम्पल के तौर पे आपको इतना सेंटेंस दिया जाएगा, सबसे पहले उसने, आगे आप लिखेंगे सबको सलाम किया। चौथे नंबर पे है, अगर पैसे ना हो तो, अगर पैसे ना हो तो कमाओ। एक और फिक्रा है, लड़ते लड़ते वो दोनों हंस पड़े, दुश्मन के सामने डटे रहो। वीवर्स, ये चंद फिक्रात आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको पेपर में नामुकम्मल फिक्रात दिए जाएंगे और आपने उन्हें कंप्लीट करना होगा। वीवर्स, 5वें नंबर पे जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो होगा पिक्टोग्राफी से रिलेटेड। आपको तस्वीर दी जाएगी और उसके बारे में उसे डिस्कस करने को कहा जाएगा।
आपको एक तस्वीर दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस तस्वीर के बारे में आपके जहन में जो कुछ आता है उसे तस्वीर के नीचे तहरीर करें। आपने यहाँ पे एक पॉइंट जेहन में रखना है कि तस्वीर को देखते ही जो कुछ भी आपके जेहन में आए उसे आपने नहीं लिखना, उसे तहरीर नहीं करना, और जो भी तस्वीर आपके सामने हो उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना है। किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात उस तहरीर में आपने नहीं लिखनी। तस्वीर को देखने के बाद आपने अच्छे तरीके से सोचना है, उस तस्वीर के बारे में एक कहानी आपने क्रिएट करनी है और उसके बाद उसे आपने लिखना है। आपको चंद तस्वीर दिखाते हैं और उसे किस तरीके से लिखना है आपसे मजीद उस पर डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, जी आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है। पेपर में आपको इसी किस्म की तस्वीर दी जाएंगी और इन तस्वीर के नीचे आपने तहरीर करना है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। पहले ये तस्वीरें देख लें, फिर इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये फोटो है, एक ये फोटो है। इसको मजीद अब फर्दर आपको बताते हैं किस तरीके से आपने इसको राइट करना है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे सामने एक तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर को पहले बगौर देखते हैं, जिसमें दो खवातीन एक साइड पे बैठी हैं और दूसरी साइड पे एक मर्द बैठा हुआ है जो कुछ खा रहा है। इसको आपको देखने के बाद आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आएंगे। तो खुदारा आपने किसी किस्म का नेगेटिव पहलू इस तहरीर में नहीं लिखना। अगर आप इस पिक्टोग्राफी में इसको डिस्कस करते हुए किसी किस्म का कोई नेगेटिव पहलू लिखेंगे तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। इसको पॉजिटिव तरीके से नीचे तहरीर दर्ज है, इसको पढ़ते हैं। मिस्टर आतिफ एक प्राइवेट तंजीम में मुलाजिम है। ये जो शख्स तस्वीर में दिखाया जा रहा है ये मिस्टर आतिफ है और ये प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। हाल ही में इसने शादी की है। एक दिन उसने दोपहर के खाने के वक्त अपनी बीवी को बुलाया और अपने लिए खाना लाने को कहा। इसकी बीवी अपनी छोटी बहन के साथ दफ्तर में आई। इसकी बीवी अपने साथ खाने का डिब्बा लाई। दोपहर के खाने के वक्त वो सब इकट्ठे बैठे और मिस्टर आतिफ ने खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें की। मिस्टर आतिफ की बीवी और इसकी छोटी बहन वापस चली गई। ये जो दोनों खवातीन हैं इनमें से एक मिस्टर आतिफ की बीवी है और एक मिस्टर आतिफ की बहन। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इस पिक्चर को डिफाइन कर दिया गया। आपने इसी तरीके से कोई भी पिक्चर आपको दी जाए उसको अच्छे तरीके से आपने डिफाइन करना है। और याद रखें, ज़हन में रखें कि आपको 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पिक्चर्स दी जाएंगी ताकि आपका मेंटली थिंकिंग लेवल देखा जा सके। चलें एक और तस्वीर को डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे सामने एक तस्वीर मौजूद है जिसमें एक खातून लेटी हुई है और पास एक मर्द खड़ा है। देखने में ऐसे लगता है कि खातून मर गई है और साथ जो मर्द खड़ा है ये रो रहा है। तो आपने ये चीजें इस डिस्कशन में नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप ये इस तरह लिखेंगे तो ये नेगेटिव पहलू को उजागर करेंगी। आपने पॉजिटिव वे से लिखना है। देखते हैं इस तहरीर में क्या लिखा है। हारिस एक कारोबारी आदमी है। वो एक बहुत मेहनती आदमी है। इसकी हमेशा कोशिश होती है कि घर की बजाय अपने काम दफ्तर में ही मुकम्मल करे। हारिस अपने कारोबारी मंसूबा बंदी के मुतालिक एक पेशकश तैयार कर रहा है। पेशकश को मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है, यहां तक कि घर में भी काम करता है। रात गए तक इसने काम किया और आखिरकार कामयाबी के साथ इसने अपना काम मुकम्मल कर ही लिया। उसके बाद उसने काफी थकावट महसूस की और इसकी वजह से उसे पसीना भी आना शुरू हुआ। उसने पसीना अपने बाजू पर साफ किया और इसके बाद उसने खुद को पुरसुकून पाया। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपना काम वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया था। आप ये देखें, निहायत अच्छे तरीके से इस पिक्चर के बारे में डिस्कशन की गई है। और आपने पेपर में अगर आ जाए ये पिक्चर या कोई भी पिक्चर तो आपने कोशिश करना है कि उसको पॉजिटिव वे से डिस्कस करें। अगर आप उसे नेगेटिव वे से डिस्कस करेंगे तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में 60% कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। इसलिए आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए निहायत एहतियात से सोच समझ के अच्छे तरीके से पढ़ के इसको सॉल्व करना है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको रेस्क्यू 1122 का साइकोमेट्रिक पेपर को सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर इसकी सोल्यूशन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट दी एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा अदरीस साहब को, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जिन्होंने मुझे ये डाटा प्रोवाइड किया जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर्स के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।